नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है शुंग वंश एवं कड़म्ब वंश व सातवाहन वंश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों वंशों के बारे में जो है आज की क्लास में अच्छे से हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में जो है जानने वाले हैं और इसका शासनकाल जो है दोस्तों 185 BC से लेकर कब से कब तक रहा था, तो 73 BC तक जो है रहा था। दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट जो है हमने कल की क्लास में जो है कर लिए थे, तो हम बात करते हैं और उससे आगे का जो बचा हुआ आज की क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में जाना था कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था दोस्तों क्या था, बृहद्रथ। और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शुंग वंश। और ये जो है दोस्तों एक ब्राह्मण साम्राज्य था। और साथ ही दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने जो है राजधानी बनाई थी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और साथ ही इसने अपनी राजभाषा जो है संस्कृत को बनाया था। और इसने जो है दोस्तों 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वाया था। कहा जाता है कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है लगभग 84,000 जो है बौद्ध स्तूप बनवाए थे। और इन सभी को तोड़ने का काम किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है किया था। अब दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने इसलिए किया था क्योंकि यह बौद्ध धर्म को जो है ख़त्म करना चाहता था। और साथ ही दोस्तों, इन स्तूपों को तुड़वाने के बाद जो इसने एक स्तूप बनवाया था, भरूत स्तूप। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है इसका निर्माण करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। साथ ही इसके काल को जो है दोस्तों वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता था। तो यहाँ तक जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जान चुके थे और आगे का आज की क्लास में करने वाले हैं कि इसी के समय में जो है दोस्तों यवनों ने जो है आक्रमण किया था। और यवनों की तरफ से जो है कौन था? डेमेट्रियस था। साथ ही इसके दरबार में पतंजलि रहते थे जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था एवं महाभाष्य भी लिखा था। लेकिन महाभाष्य जो है पाणिनि के अष्टाध्याय से प्रेरित होकर जो है लिखा था। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। यवनों का आक्रमण यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। यवनों का आक्रमण जो है इसी के समय हुआ था। और ये यवन कहाँ से आए थे दोस्तों? यूनान से आए थे। यूनान से आए थे। कौन आया था दोस्तों? डेमेट्रियस आया था। डेमेट्रियस डेमेट्रियस जो है आया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। इसके यहाँ से इसके साथ क्या मतलब है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो पुष्यमित्र शुंग यानी इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? पतंजलि रहते थे। पतंजलि की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है दोस्तों योग शास्त्र लिखा। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जो है महाभाष्य भी लिखा। इन्होंने महाभाष्य लिखा। लेकिन महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्याय से प्रेरित होकर लिखा था। महाभाष्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं पतंजलि ने पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग के लिए। पुष्यमित्र शुंग
के लिए जो है किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसको जो है समझ लेते हैं, फिर इसके पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों के बारे में जो है बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यवनों का आगमन इसी के समय हुआ था। यवन डेमेट्रियस आया था यवनों की तरफ से, और इसके यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है दोस्तों पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योगशास्त्र लिखा और साथ ही इन्होंने महाभाष्य भी जो है लिखा था। लेकिन महाभाष्य जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर जो है लिखा था। साथ ही पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है राजा जो है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जो इन अश्वमेध यज्ञ को जो है कराता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, इसमें जो है दोस्तों एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़े के पीछे जो है सेना जाती थी। कहा जाता है जहाँ तक ये घोड़ा जाता था तो वहाँ तक जो है साम्राज्य उसका हो जाता था, जो ये अश्वमेध यज्ञ जो है कराता था। लेकिन अगर कोई इस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था तो उसके साथ जो है जो घोड़े के पीछे सेना आ रही थी तो उसके साथ जो है युद्ध करना होता था। अगर सेना हार जाती थी तो उस राजा को जो है दूसरे राजा का जो है साम्राज्य वापस करना पड़ता था। तो दोस्तों ये यानी साम्राज्य विस्तार के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ जो है किए जाते थे। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 कराए थे। और ये किसने किए थे, पतंजलि ने किए थे। किसके लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए जो है किए थे। तो ये होते हैं दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। अब आते हैं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है। तो लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए उत्तराधिकारी तो कौन कौन इसके उत्तराधिकारी हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अग्निमित्र कौन दोस्तों, अग्निमित्र हुआ है, जो कि कौन था, इसका बेटा था। किसका, ये पुष्यमित्र शुंग का जो है बेटा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद आया था वसुज्येष्ठ आया था, वसुज्येष्ठ आया था। और वसुज्येष्ठ के बाद कौन आया था, वसुमित्र आया था। फिर आया था दोस्तों अंतिम शासक देवभूति जो है अंतिम शासक था। तो आप दोस्तों जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं केवल हम उन्हीं को करेंगे, यानी अग्निमित्र से बनते हैं और अंतिम शासक से बनते हैं और पुष्यमित्र शुंग से जो है बनते हैं। केवल हम इन्हें ही जो है जानेंगे और बाकी के बारे में नहीं जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस अग्निमित्र के समय जो है विदर्भ का युद्ध हुआ था, विदर्भ युद्ध। अब दोस्तों अग्निमित्र की यदि बात की जाए तो ये विदर्भ जो है ये अग्निमित्र का और किसके बीच हुआ था। तो ये विदर्भ का युद्ध जो है यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच हुआ था, अग्निमित्र के बीच जो है हुआ था। अब दोस्तों इसमें जीत किसकी हुई थी, अग्निमित्र की जीत हुई थी। अब दोस्तों इसने जो है माधव सेन की बहन को उठा लिया था। याद रखें दोस्तों, जिसका नाम था मालविका, याद रखें दोस्तों, जिसका नाम था मालविका। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मालविका के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई थी, यानी मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम में यदि बात करते हैं तो इसके बारे में अभी अच्छे से जानेंगे। तो इसको किसने लिखा था, कालिदास के द्वारा जो है इसको लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो विदर्भ युद्ध हुआ था तो इसके पीछे रीजन क्या था। तो विदर्भ युद्ध की यदि बात की जाए तो एक विदर्भ राज्य हुआ करता था, जहाँ पर जो है दोस्तों 2 राजाओं के बीच जो है आपस में झगड़ा था, यज्ञसेन व माधवसेन के बीच में। यज्ञसेन ने जो है माधवसेन को हराने के लिए जो है इसकी बहन मालविका को जो है किडनैप कर दिया था, यानी उठा लिया था। तो अब दोस्तों इसमें माधवसेन की सहायता यानी माधवसेन की तरफ से जो है युद्ध किसने किया था। तो अग्निमित्र ने जो है यज्ञसेन से माधवसेन की तरफ से जो है युद्ध किया था। अब इसमें जब ये विदर्भ का युद्ध हुआ था यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच, तो इसमें जीत हुई थी अग्निमित्र की। अब दोस्तों जब अग्निमित्र ने ये युद्ध जीत लिया विदर्भ का, तो इसके बाद जो इसने मालविका को आज़ाद करा दिया। जब मालविका को इसने आज़ाद कराया तो इसने देखा मालविका जो है बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो इसी कारण जो है अग्निमित्र जो है इससे प्रेम कर बैठा। जब इससे प्रेम कर बैठा मालविका से,
तो इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी, जब इससे प्यार हो गया तो इसी बीच जो है मालविका से अग्निमित्र ने शादी कर ली। अब इन दोनों की प्रेम कहानी जो है मालविका अग्निमित्रम में जो है लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों कालिदास जी के द्वारा जो है लिखी गई थी, मालविका अग्निमित्रम। और इसमें जो है अग्निमित्र में मालविका की प्रेम कहानी के बारे में जो है बताया गया है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वसुमित्र की। तो वसुमित्र की यदि बात की जाए तो ये कौन था? ये पौत्र था। किसका पौत्र था? ये पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था। याद रखें दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था। अब दोस्तों इसके बारे में ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसने जो है सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया था। लिखेंगे सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। बस इतना ही पूछा जाता है कि यवनों को जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर किसने हराया था? वसुमित्र ने हराया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पौत्र यानी पोता था। और साथ ही देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक था। तो बस इतना ही जो है पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अग्निमित्र के बारे में। तो अग्निमित्र के बारे में और क्या क्या विशेष है? तो अग्निमित्र ने जो है दोस्तों कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। जब अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया तो इस समय कलिंग पर जो है कौन सा वंश था और कौन सा शासक था? तो उस समय जो है दोस्तों कलिंग पर जो है चेदी वंश या कलचुरी वंश था, जिसका शासक था खारवेल, यानी चेदी वंश का प्रतापी शासक खारवेल था। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। जब इसने अभियान किया तो उस समय चेदी वंश, चेदी या कलच्योरी वंश था। यहाँ पर जो है उस समय कौन सा वंश था? कलच्योरी या चेदी वंश था। अब दोस्तों इसका शासक कौन था? यहाँ का जो है चेदी वंश का प्रतापी शासक। याद रखें दोस्तों, चेदी वंश का प्रतापी चेदी वंश का जो है प्रतापी शासक खारवेल था। कौन था दोस्तों? खारवेल था। तो ये आपको याद रखना है, कौन था? खारवेल था। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि खारवेल ने जो है एक हाथी गुम्फा अभिलेख जो है जारी कराया था। किस भाषा में कराया था? प्राकृत भाषा में। लिखेंगे खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा में था। कौन सी दोस्तों? प्राकृत भाषा में था। ये इसको जारी कराया था किसने? ये हाथी गुम्फा अभिलेख को जो है खारवेल ने जारी कराया था। और ये खारवेल कहाँ का प्रतापी शासक था? चेदी वंश का प्रतापी शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कलिंग प्रशासन के बारे में। जो है यहाँ की जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो यहीं से जो है मिलता है भारतवर्ष का उल्लेख, यानी भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये भी जो है कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का जो है अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं देवभूति था। ये देवभूति जो है किसका अंतिम शासक था? तो देवभूति जो है अंतिम शासक था शुंग वंश का। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी हत्या। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने की थी। किसने दोस्तों? वासुदेव ने की थी। और एक कड़भ वंश की नई स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों, कड़भ वंश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? कड़भ वंश की स्थापना
की याद रखें दोस्तों, स्थापना की थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कड़प वंश के बारे में जो है 2-4 पॉइंट लिखने होते हैं, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इन 2-4 पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कणव वंश। कड़प वंश की यदि बात की जाए तो ये 73 BC से लेकर 30 BC तक जो है ये रहा था, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके फाउंडर पूछा जाता है, अंतिम शासक, और इसने कौन कौन सी राजधानी बनाई थी, बस इतना पूछा जाता है। तो संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए तो संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। वासुदेव, जिसने जो है देवभूति की हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक की यदि बात की जाए, अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन। ये सुशर्मन अंतिम शासक था, किस धर्म का, कणव वंश का। अब 2 राजधानियां बनाई थी, 2 राजधानियां बनाई, कौन कौन सी, पाटलिपुत्र और विदिशा। पाटलिपुत्र व विदिशा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनका रिवीजन कर देते हैं, फिर जो है किसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि यानी सुशर्मन की हत्या किसने की थी, सिमुक ने की थी, और नए वंश की स्थापना करेगा, लिखेंगे सिमुक। सुशर्मन है ना यहाँ का तो अंतिम शासक, तो लिखेंगे दोस्तों सुशर्मन की हत्या। सुशर्मन की हत्या किसने की थी, तो सुशर्मन की हत्या की थी सिमुक ने। और एक नए वंश की स्थापना करेगा, सातवाहन वंश की स्थापना जो है करता है ये सिमुक। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है गद्दी पर कौन कौन आया था। तो इसका बेटा आता है पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र। अग्निमित्र की यदि बात की जाए तो अग्निमित्र जो है विदर्भ का युद्ध होता है अग्निमित्र के समय, और ये युद्ध होता है यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच ही, और इसमें जीत होती है दोस्तों किसकी, इसमें जीत होती है अग्निमित्र की। अब दोस्तों इसमें अग्निमित्र की जीत क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यज्ञसेन और माधवसेन ये दोनों जो है विदर्भ राज्य के लिए आपस में विद्रोही थे। अब जिसमें यज्ञसेन ने जो है माधवसेन को हराने के लिए इसकी बहन मालविका को उठा लिया था। अब इसी कारण जो है अग्निमित्र ने जो है किसका साथ दिया था, माधवसेन का साथ दिया था, और माधवसेन की तरफ से जो है युद्ध लड़ा था यज्ञसेन से। अब दोस्तों जब अग्निमित्र ने यज्ञसेन से युद्ध लड़ा तो इसमें जीत किसकी हुई थी, अग्निमित्र की हुई थी। और अग्निमित्र ने जो है दोस्तों मालविका को जो है आज़ाद करा दिया था, किसको, मालविका को आज़ाद करा दिया था। अब दोस्तों जब इसने मालविका को आज़ाद कराया तो इसने देखा मालविका जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और ये इससे प्यार कर बैठा था। और जब प्यार कर बैठा इसके बाद जो है मालविका से इसने शादी कर ली थी। और इन दोनों की प्रेम कहानी के ऊपर जो है कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अग्निमित्र के बाद आया वसुज्येष्ठ के बाद आता है वसुमित्र, जो कि पुष्यमित्र संघ का पोता है, और इसने जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। और अंतिम शासक था देवभूति, याद रखें दोस्तों अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। अब दोस्तों अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। तो उस समय कलिंग पर कौन सा वंश था, चेदी या कलचुरी वंश था, जिसमें चेदी वंश का प्रतापी शासक था खारवेल। कौन था दोस्तों, खारवेल। और इस खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में जारी कराया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो कलिंग के प्रशासन यानी कलिंग के शासन के बारे में इससे जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और साथ ही भारतवर्ष शब्द का उल्लेख भी जो है इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। अब देवभूति की हत्या जो है वासुदेव कर देता है, और इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, यानी कणव वंश की स्थापना करता है वासुदेव। तो ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों ये हमारा शुंग वंश समाप्त हो चुका है। अब आते हैं कणव वंश के बारे में। तो कणव वंश की यदि बात की जाए तो ये जो है 73 BC से 30 BC तक रहा था। इसके फाउंडर यानी संस्थापक की बात की जाए तो वासुदेव थे। अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, केवल इसका अंतिम शासक और फाउंडर से जो है
क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही इसने जो है 2 राजधानियां बनाई थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। सुशर्मन की हत्या करके जो है, सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने इसकी हत्या की थी। और इसके बाद जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे। यानी सिमुक ने जो है कणप वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे सातवाहन वंश। और इसको आंध्र सातवाहन वंश भी जो है कहा जाता है, तो इनके बारे में आप जानेंगे अच्छे से। तो लिखते हैं दोस्तों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की यदि बात की जाए तो इसको जो है आंध्र सात वंश जो है कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी सातवाहन वंश को जो है आंध्र सातवाहन वंश भी जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने जो है, अब दोस्तों इसको सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंध्र सातवाहन वंश इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इनका शासनकाल जो है लगभग अंधकार में जो है रहा था, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी जो है नहीं मिलती है। क्योंकि यानी इसने कौन कौन से आंध्र सात वंश में जो है कौन कौन से शासक हुए हैं, तो ये जानकारी अधिकतर नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो है आंध्र सातवाहन वाहन वंश को जो है अंधकार का शासन भी जो है कहा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश ने जो है 300 वर्षों तक जो है शासन किया था, और भारत पर जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। और यहाँ की भाषा की बात की जाए तो प्राकृत भाषा थी, और धर्म की बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म था, तो ये आपको याद रखना है। और राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान, जिसको पैठन भी कहा जाता है, जो कि दक्षिण महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे? गोदावरी नदी पर। संस्थापक की बात की जाए तो सिमुक यहाँ का संस्थापक है, और इसने जो है कणप वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। साथ ही सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है नागनिका अभिलेख से, नासिक अभिलेख से और हाथी गुम्फा अभिलेख से। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सातकर्णी प्रथम था। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी 300 वर्षों तक जो है शासन किया, 300 वर्षों तक शासन काल था, 300 वर्षों तक जो है शासन काल था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी भारत पर सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला पहला राजवंश था, राजवंश था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा क्या थी। यानी आंध्र सात वंश की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। क्या? प्राकृत भाषा थी। अब ये क्या, यहाँ पर जो है धर्म, कौन से धर्म के शासक थे? ये ब्राह्मण धर्म के, याद रखें दोस्तों, ब्राह्मण धर्म के शासक थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी क्या बनाई थी। राजधानी की यदि बात की जाए तो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। और इसको कभी कभी पैठन भी जो है कहा जाता है, पैठन कहा जाता है, जो कि दक्षिण महाराष्ट्र में, दक्षिण महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर थी। गोदावरी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संस्थापक यानी फाउंडर कौन था। संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए तो सिमुक था। कौन दोस्तों? सिमुक। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से जो है जानकारी मिलती है? तो ये आपको याद रखना है नागनिका अभिलेख से, नागलिका, नागनिका, नागलिका नहीं, नागनिका, नागनिका अभिलेख से, नागनिका अभिलेख से। साथ ही दोस्तों नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख से। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी
गुम्फा अभिलेख से। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी कराया था? तो खारवेल ने जो है कराया था। किसने दोस्तों? खारवेल ने। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सिमुक सिमुक का उत्तराधिकारी तो सिमुक का उत्तराधिकारी था दोस्तों सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की उपाधि, यानी इसने कौन कौन से टाइटल जो है धारण किए थे? तो दक्षिण पथपति, और साथ ही दोस्तों दूसरा टाइटल था प्रतिष्ठानपति। तो ये दो टाइटल जो है सातकर्णी प्रथम ने जो है धारण किए थे। तो ये आपको याद करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे और एक राजसूय यज्ञ जो है कराया था। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सातकर्णी की यदि बात करते हैं, सातकर्णी यानी दोस्तों इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ व एक राजसूय यज्ञ कराया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी क्या बनाई थी इसने? राजधानी अमरावती बनाई थी। अमरावती बनाई। और ये AP यानी आंध्र प्रदेश में, याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम का नाम क्या था? एल्डर सैरागोन, यानी इसको जो है एल्डर सैरागोन के नाम से भी जो है जाना गया है। किस नाम से? एल्डर सैरागोन के नाम से। एल्डर सैरागोन के नाम से भी जो है दोस्तों इसको जाना गया है। किसको? सातकर्णी प्रथम को जो है एल्डर सैरागोन के नाम से भी जो है जाना गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 2 पुस्तकें मिलती हैं, यानी यहाँ पर एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है, इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे इसके लेखक जो है नहीं पता लग पाए। लेखक की यदि बात की जाए तो अज्ञात, यानी पता नहीं लग पाया है, मतलब पता नहीं चल पाया है कि इसके राइटर कौन थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से जानकारी मिलती है यूनान व मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में। यूनान व मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब इसका यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों सातवाहन या आंध्र सात वंश की यदि बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है दोस्तों 300 वर्षों तक जो है इसका शासनकाल रहा था इस वंश का। साथ ही जो है भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था आंध्र सातवाहन वंश। साथ ही यहाँ की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। धर्म कैसा था? ब्राह्मण। और राजधानी क्या बनाई थी? प्रतिष्ठान या पैठन बनाई थी, जो कि दक्षिण महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी के किनारे पर थी। साथ ही दोस्तों संस्थापक कौन थे? सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है नागनिक अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि यह हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसने जारी कराया था? चेदी वंश के प्रतापी शासक खारवेल ने। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सातकर्णी प्रथम था। कौन था दोस्तों? सातकर्णी प्रथम। और इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसने उपाधि धारण की थी दक्षिण पथपति और प्रतिष्ठानपति, याद रखेंगे। और इसने भी जो है दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे, जो कि राज्य विस्तार के लिए कराए जाते हैं। और एक कराया था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है? यानी दोस्तों राजसूय यज्ञ जो है जब कराया जाता है जब किसी राजा का जो है
राज्याभिषेक होता है या कोई राजा बनता है, तो जो भी पड़ोसी राज्यों के राजा होते हैं तो उन सभी को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है और एक नया राजा जो है बनता है, तो इसीलिए जो है राजसूय यज्ञ जो है कराया जाता है। और इसकी यदि बात की जाए तो दोस्तों इसने यानी सातकर्णी प्रथम ने राजधानी बनाई थी अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में, एपी मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश भी होता है, अरुणाचल प्रदेश भी होता है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। और इसको जो है दोस्तों सातकर्णी को एल्डर सैरागोन भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सातकर्णी प्रथम को एल्डर सैरागोन भी कहा गया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों एक पुस्तक मिली थी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक की यदि बात की जाए तो यहाँ से यूनान व मौर्य साम्राज्य के बीच व्यापार होता था, इस बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसके राइटर की यदि बात की जाए, लेखक की, तो पता नहीं लग पाया। इसके अज्ञात लेखक हैं, यानी पता नहीं चल पाया ये किसने लिखी थी पुस्तक, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे की क्लास हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।